YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार में क्लास के सामने अपनी क्लास लिखें, एक्सरसाइज के सामने जिस एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं आप एक्सरसाइज लिखोगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद आपने जो भी आपकी बुक है, चाहे वो सिंगल जो नेशनल जो करिकुलम है उसका एसेंस ही लिख दें, नेशनल बुक फाउंडेशन किया तो NBF लिख दें, पंजाब बोर्ड किया तो PDB लिख दें, या पंजाब जो करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है वो लिख दें, या KPK बोर्ड है, जिस पब्लिशर की भी आपकी बुक है ना आपने इस तरह वो लिखना है। आगे सर नदीम नवल लाजमी तौर पे लिखना है, ये लिखेंगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। तो बड़ा इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन, तो इसमें से कौन कौन सी प्रपोर्शन में हैं, तो ये हमने बताना है कि इसमें कौन कौन सी प्रपोर्शन फॉर्म में है। तो इसमें जो प्रपोर्शन की फॉर्म में लिखा होता है इसका होता है कि जो अंदर वाली दोनों वैल्यू होती है इनको कहते हैं मीन्स, इन मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, और बाहर वाली दोनों वैल्यू को बोलते हैं एक्सट्रीम। तो ये होता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, जिसको मर्जी आप पहले लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो इसमें जिसको चाहे इसको पहले लिख लें या इसको बाद में लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें ये होता है कि अंदर वाली वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करना होता है और बाहर वाली वैल्यू को बाहर मल्टीप्लाई करना होता है, और इनके आंसर आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर तो ये इक्वल आ जाएं तो फिर ये प्रोपोर्शन की फॉर्म में हैं। अगर ये इनका दोनों का इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट आपस में इक्वल ना हो तो फिर ये प्रोपोर्शन फॉर्म में नहीं है। अब देखें, आप पहले अंदर वालों को मल्टीप्लाई कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 35 इक्वल टू अंदर वालों को अंदर मल्टीप्लाई किया, 7 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 7 को 10 से। ये प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई का जो आंसर आता है उसको कहते हैं हासिल ज़र्ब कहते हैं उर्दू में। 35 को 2 से करें तो 70, 10 को 7 से करें तो 70। अब दोनों साइड के आंसर इक्वल आ गए तो हम कहेंगे कि यस दीज आर इन प्रपोर्शन। तो इनके एंड पे जब आंसर इक्वल आ जाए तो हम एंड पे लिख देंगे कि यस दीज रेशोज आर इन प्रपोर्शन। अगर इक्वल ना आए दोनों साइडों के आंसर तो फिर आ जाना है कि आर नॉट इन प्रपोर्शन। अब इसका सेकंड पार्ट है, इसमें भी अंदर वालों को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है और बाहर वालों को बाहर मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इस पार्ट में भी जो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना है। आप चाहे ऊपर वो लिख लें फार्मूला इसका जो होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो चाहे आप एक्सट्रीम को पहले लिख लें, मीन्स को बाद में लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई इतना ज़हन में रखें कि अंदर वाली वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करना है इक्वल टू बाहर वाली वैल्यू को बाहर मल्टीप्लाई करना है, और 2 मल्टीप्लाई बाय 20। अब 6 5 द 30 और देखिए 2 22 द 40। अब देखिए दोनों साइड की वैल्यू इक्वल आई है या नहीं इक्वल, दोनों साइड की वैल्यू इक्वल नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये जो रेशो दी हुई है दीज आर नॉट प्रपोर्शन। तो एंड पे इस तरह लिख देंगे, जब इक्वल नहीं आएगा तो नॉट। इस वाले पार्ट में इन रेशोज़ को भी इनका प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई इसमें होता है इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब मीन्स को आपसे मल्टीप्लाई करें, 12 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 3, 12 4 द 48 और 16 3 द 48। तो इसमें आ जाएगा द गिवन रेशोज आर प्रपोर्शन। इसमें यस आपने चाहे पूरी स्टेटमेंट आगे लिख लेनी है, यस मैंने लिख दिया यस प्रपोर्शन। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, तो फोर्थ पार्ट को भी हम ऐसे ही करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अंदर वालों को अंदर मल्टीप्लाई करें, जिसको मर्जी आप पहले लिख सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 70 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 56। इनको मल्टीप्लाई किया तो 7 8 द 56, 56 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 560। दोनों साइड के आंसर इक्वल आ गए, इसका भी आ जाएगा यस प्रोपोर्शन। तो ये बड़ा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में भी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई करें इक्वल टू एक्सट्रीम्स को यानी बाहर वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 9 5 द 45, 0 का 0 आप 0 का 0, 15 3 द 45।
तो ये भी दोनों इक्वल्स आ गए, इसका मतलब ये जो रेशो दी हुई हैं ये भी प्रपोर्शन में है। यस यस दीज रेशोज आर इन प्रपोर्शन, तो ये एंड पे हम लिख देंगे। तो इस वाले पार्ट में भी बेटा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मालूम कर लेंगे, जिसको मर्जी आप पहले मल्टीप्लाई कर लें। इसमें 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 40, 4 3 दा 12 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 टू दा 8, एक ज़ीरो ये और एक ज़ीरो ये, टोटल 2 ज़ीरो आ गए। अब इसमें देखो कि दोनों का आंसर इक्वल नहीं है, तो ये नॉट प्रपोर्शन, नॉट दीज रेशोज आर नॉट प्रपोर्शन। इन क्वेश्चन में ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। इस प्रपोर्शन के अंदर, ये प्रपोर्शंस हैं, इसके अंदर वेरिएबल दिया हुआ है, ये कोई नंबर आना चाहिए था लेकिन नंबर की जगह पे वेरिएबल है। कह रहे इस वेरिएबल की वैल्यू मालूम करें कि ये वेरिएबल की जगह पे कौन सा नंबर हो सकता है। आइए इसको जो प्रपोर्शन का मेथड है जिससे हम सॉल्व करते हैं उसी से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो बिल्कुल इसको भी पहले क्वेश्चन की तरह प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो पहले हमने किसको मल्टीप्लाई करना है, हमने इसमें यह ध्यान रखना है कि जिसके साथ एक्स आ रहा है ना, एक्स वाले को पहले लेफ्ट साइड पे लिख लें। ये 6 को एक्स से मल्टीप्लाई कर लें, 6x इक्वल टू 7 को 50 से, 7 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल के उस पार। अब ये 6 इधर ही रह जाएगा और x इधर ही रह जाएगा, 6 उस तरफ जाके, क्योंकि x की वैल्यू मालूम करनी है ना, तो 6 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा ऐसे। तो इसमें बस ये नंबर जो है ये 2 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 2 3 दा 2 25 दा, 25 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा ये 175 डिवाइड बाय 3। अब 75 को अंदर आके 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 58.333, ऐसे ही चलता जाएगा, लेकिन आपने इतना ही लिख लेना है तो ये इसका आंसर आ गया। इस वाले क्वेश्चन में भी ये रेशो ये प्रपोर्शन रेशो की दी हुई हैं, तो इसमें y की वैल्यू मालूम करनी है। तो इसका रूल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो पहले हमने उनको मल्टीप्लाई करना है जिसमें वेरिएबल दिया होता है, इसमें y है तो हम पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 20 को y से किया तो 20y इक्वल टू 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 45 के साथ। अब y इधर ही रह जाएगा क्योंकि y की वैल्यू मालूम करनी है, तो 20 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इनको डिवाइड कर लेते हैं, ये दोनों 4 से हो रहे हैं, 4 2 दा 4 5 दा। अब 5 के साथ ये 45 भी डिवाइड होता है, तो 5 1 दा 5 9 दा, नीचे 1 ही बच गया, ऊपर क्या बच गया 9 2 दा 18, 9 और 2 है ना दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 9 2 दा 18, नीचे 1 ही है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। इस वाले पार्ट में भी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो पहले हमने उस दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है जिसमें वेरिएबल है, तो इसमें z है, z को z 35z इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 15, यानी बाहर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करके इक्वल टू अंदर वालों को मल्टीप्लाई करना होता है। ये z के दरमियान में मैं ऐसे करके लाइन ड्रा कर दी ताकि ये याद रहेगा ये 2 नहीं है, ये z है। अब z इधर ही रहेगा, ये 35 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इनकी हम कैंसलेशन कर लेते हैं, ये 5 के टेबल से हो रहा है 5 3 दा 5 7 दा, अब 3 9 दा 27 ओवर 7। अब 27 को अंदर रख के 7 से हम डिवाइड कर लेंगे। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो यह 27 को अंदर रख के 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3.857, इस तरह करके आ रहा है। तो अगर हम इसको डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक ही लिखना चाह रहे हैं, नेक्स्ट वालों को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो जिसको ख़त्म कर रहे हो वो अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो जब ख़त्म होने से पहले वो बता के जाता है कि साथ वाले में 1 प्लस कर लो, इसमें 1 प्लस करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो ये z की वैल्यू 3.9 बुक के पीछे इस तरह करके आंसर दिया हुआ है। अगर आप इसको ऐसे भी लिख देंगे तो आंसर हमारा सही होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में भी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो इसमें वेरिएबल इसमें है तो वेरिएबल्स वाले को पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसमें चाहे w मल्टीप्लाई बाय 18 कर लें या 18w लिख लें, जैसे मर्जी आप लिख लें अलजबरे में, क्योंकि हमको पता है कि अलजबरे और नंबर के दरमियान में कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई होता है। अगर आप मल्टीप्लाई लिखना भी चाहें तो भी ठीक है, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 24।
अब W इधर ही रह जाएगा, 18 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब देखें कि ये दोनों 6 के टेबल से भी हो रहे हैं, 6 3 था, 6 4 था। अब 3 2 और 4 दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा, 4 2 8 डिवाइड बाय 3। अब 8 को अंदर रख के 3 से हम डिवाइड कर लेंगे, तो इनको डिवाइड करें तो ये आ जाता है 2.666, ऐसे ही चलता जाएगा। अगर आप इनको राउंड ऑफ करके लिखें, यानी हम चाह रहे हैं कि डेसिमल के बाद एक डिजिट तक ही हो, तो इससे एक डिजिट तक हम रखेंगे, बाकियों को हम ख़त्म कर देंगे। जो ख़त्म हो रहे होते हैं वो अगर 5 या 5 से बड़े हो ना, तो साथ वाले में 1 प्लस हो जाता है, तो 2.7। इस तरह करके बेटा ये W की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो 3 से लेकर 9 तक है, बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन हम इससे पहले 1.12 एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। इसमें भी कोई चीज़ है, जैसे उन्होंने कहा है कि 7 kg पोटैटोज़ हैं, उसकी कॉस्ट 140 रुपीज़ है। हाउ मच वी पे फॉर 12 kg पोटैटो। अगर 7 kg की जो प्राइस है 140 रुपीज़ है, तो 12 kg की प्राइस क्या होगी। इसमें 2 की वैल्यू दी होती है, यानी एक चीज़ की वैल्यू, यानी 2 वैल्यू दी होती हैं, और फिर इन्हीं दोनों में से एक वैल्यू मिसिंग होती है और एक मालूम करनी होती है। अब इसमें आ रहा है व्हाट विल वी पे, यानी कि उसकी कॉस्ट मालूम करनी है। जो चीज़ मालूम करनी है उसको स्टार्ट में ज़रा लिख, यहाँ पे कॉस्ट है तो आप चाहे कॉस्ट लिख लें चाहे रुपीज़ लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे आपके दिल में आ रहा हो, जिससे मतलब शो यही हो कि हमने कुछ पेमेंट करनी है, चाहे वो रुपीज़ हो, कॉस्ट हो, अमाउंट हो, जो आपके दिल में आता है। तो मैंने यहीं से कॉस्ट देख के, तो कॉस्ट देख के लिख लिया यहाँ पे BX। जो चीज़ मालूम करनी होती है उसको सपोज कर लिया कि वो X है। अब इसमें देखें कि हमने रुपीज़ इसकी कॉस्ट मालूम करनी है, जो चीज़ मालूम करनी हो उसकी वैल्यू लिखें पहले इधर, और दूसरी चीज़ जो होती है, जैसे एक इसमें रुपीज़ हैं, दूसरे इसमें KG हैं, तो KG को लिख लें दूसरी तरफ। जो चीज़ मालूम करनी होती है उसको लेफ़्ट साइड पे लिखें। ये 1.12 में मैंने आपको यही बताया था। अब देखें इसमें 7 kg की कॉस्ट है 140 रुपीज़। अब KG के नीचे KG, 7 kg 140 रुपीज़। अगर इसी तरह 12 kg हो, 12 kg की कॉस्ट क्या होगी। अगर 12 kg हो तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, वो हमने मालूम करनी है। तो इसमें आप देखें कि ये जो वैल्यू होती है ना X वाली, इसको तो आपने बिना सोचे बिना समझे, ठीक है ना, आंखें बंद करके X ओवर ये X ओवर जो भी वैल्यू दूसरी होती है वो लिख लेना है, साथ ही इक्वल का साइन। ये जो स्टेप है ना, ये हर क्वेश्चन में यही होना है। अब अगले में जाना है। यहाँ पे 2 तरह की बातें आएंगी। जो प्रोपोर्शन होता है ना, ये 2 तरह का होता है। इसकी 2 टाइप्स हैं। एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट भी बोलते हैं या इन्वर्स बोलते हैं। तो हमारे जो नॉर्मली है ना, वो इन्वर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं, जिसको ज़रब माकूस बोलते हैं। ज़रब माकूस कह दिए, तनासब माकूस, ठीक है ना। तो क्योंकि प्रोपोर्शन को उर्दू में तनासब बोलते हैं, तो तनासब रास्त और तनासब माकूस। तो अब इसमें देखें कि तनासब रास्त क्या होता है, तनासब माकूस क्या होता है, ये ज़रा थोड़ा सा आप समझ लें। जब एक चीज़ की वैल्यू, जैसे देखें कि 7 kg से की प्राइस इतनी है, तो अगर kg पहले से ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है ना, वज़न पहले से ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी कॉस्ट भी पहले से ज़्यादा हो जाएगी। एक चीज़ ज़्यादा होने से दूसरी चीज़ की भी ज़्यादा हो जाए। एक चीज़ का मतलब कि ये एक साइड, एक वैल्यू ज़्यादा होने से दूसरी वैल्यू भी ज़्यादा हो रही हो, ठीक है ना, या एक चीज़ के कम होने से दूसरी वैल्यू भी कम हो रही हो, या दोनों ज़्यादा हो रही हो या दोनों ही कम हो रही हो, उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट मीन्स सीधा, ठीक है। तो जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर 7 के बजाय यहाँ पे होता है ओनली 2, अगर 2 kg ही पोटैटोज़ हों, अगर इसकी वैल्यू पहले से कम हो गया तो इसकी वैल्यू पहले से कम हो जाएगी, यानी जो भी कास्ट होगी लेकिन होगी पहले से कम ही। तो अगर इस तरह से हो तो हमने इसको डायरेक्ट मीन्स सीधा। तो किसी के घर में जाने का सीधा तरीका होता है, हम हमेशा नीचे से ऊपर जाते हैं। इस बात को मैं इसलिए समझा रहा हूँ, वरना ये क्रॉस मल्टीप्लाई में भी हो जाता है। जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में भी हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसका नेक्स्ट क्लास में भी यूज़ है। तो आप चाहे डायरेक्ट प्रोपोर्शन को क्रॉस मल्टीप्लाई में कर लें, वो भी ठीक होता है, या फिर ऐसे कर लें, फिर भी ठीक होता है। ये तो हर एक में ऐसे लिखना होता है। अब इसका मतलब होता है 12/7।
तो अब जिसकी वैल्यू मालूम करनी है, जैसे एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, एक्स रह जाएगा इधर ही, और ये जो वैल्यू इस तरफ डिवाइड हो रही है ये इक्वल के पास जाएगी, तो दूसरी तरफ जाके इस तरफ डिवाइड हो रही है तो दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इनकी हम कैंसिलेशन कर लेंगे। कैंसिलेशन क्या होती है, एक वैल्यू नीचे और एक ऊपर, इस तरह से इनको कैंसिल करना होता है। 7 1 दा 7, 7 2 दा 40 और 0 का 0। अब ये 12 मल्टीप्लाई बाय 20, 12 2 दा 24 और 0 का 0 साथ आ जाएगा। अब ये उसकी प्राइस आ गई है 240 रुपीज़। एक्स था ना हमारा, उसकी कॉस्ट मालूम करने से कि 1200 कितने के आते हैं, जो 12 kg हैं वो कितने के आएंगे, वो आएंगे 240 रुपीज़ के। तो ये इसका बेटा आंसर आ गया। अब इन क्वेश्चन में बच्चे यहाँ से कंफ्यूज होते हैं ना, वो सब यहाँ से होते हैं कि दो वैल्यू तो ऊपर दी होती है ना, नीचे वाली वैल्यू में देखना होता है कि एक वैल्यू पहले, यानी कि ये वाली वैल्यू पहले से कम होने से दूसरी भी पहले से कम हो रही है या नहीं। अगर ये कम होने से दूसरी भी कम हो रही हो, यानी कि दोनों ही कम हो रही होंगी, तो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। या अगर पहली वाली वैल्यू से बाद वाली वैल्यू ज़्यादा होने से दूसरी भी ज़्यादा हो रही हो, यानी कि दोनों ही ज़्यादा हो रही हो, तो फिर भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। इन्वर्स प्रोपोर्शन उस वक्त होता है कि जब एक वैल्यू कम होने से दूसरी ज़्यादा हो रही हो। तो जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है ना, तो डायरेक्ट मीन सीधा। तो किसी के भी घर में जाने का सीधा तरीका होता है कि हम नीचे से ही जाते हैं, उनके घर में एंटर होते हैं। अब इन्वर्स प्रोपोर्शन आएगा तो अगले 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसका कंसेप्ट और ज़रा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। परेशानी होना बिल्कुल भी आपने इसके हवाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर 10 हॉर्सेज, 12 हॉर्सेज हैं, वो 12 kg एंड 400 ग्राम्स ऑफ फूड इज़ रिक्वायर्ड डेली। इतने हॉर्सेज के लिए, इन 10 हॉर्सेज के लिए 12 kg और 400 ग्राम जो फूड है, उनका जो खाना है वो डेली चाहिए इन द सेम प्रपोर्शन। हाउ मच विल बी द नीडेड फॉर 16 हॉर्सेज। अगर 16 हॉर्सेज हो जाएँ तो उनके लिए कितना चाहिए होगा, यानी कि क्या चाहिए होगा, फूड की बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए आपके लेट रिक्वायर्ड फूड बी एक्स। अब इसमें 12 kg 400 ग्राम्स हैं, तो ये एक ही वैल्यू को उन्होंने दो तरह से लिखा हुआ है। 12 kg एंड 400 ग्राम को हम लिख सकते हैं 12 यानी कि 12.400 kg, या इसको 12.4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि एंड पे अगर 0 हो तो वो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो अब इसमें हमने मालूम करना है फूड, जो चीज़ मालूम करनी हो उसको लिख लें इस साइड पे, और दूसरा है इसमें हॉर्सेस। तो आप देखेंगे इसमें पहले स्टेप में था कि 10 हॉर्सेस हैं, उनके लिए जो फूड चाहिए वो है 12.4। अब दूसरा इन्होंने स्टेप में बताया था कि 16 हॉर्सेस के लिए कितनी फूड चाहिए। अगर 16 हॉर्सेस हैं तो उनके लिए कितनी फूड चाहिए। अब देखिए बेटा, जब हम इनको ना कंपेयर करते हैं, ये कंपेयर में पता चलता है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अब देखिए इसमें कि अगर 10 हॉर्सेज हैं तो उनके लिए तकरीबन 12 kg चाहिए। अगर हॉर्सेज पहले से ज़्यादा हो गए हैं, तो उनकी जो फूड है, उनका जो खाना भी, वो भी पहले से ज़्यादा चाहिए। एक वैल्यू ज़्यादा होने से दूसरी वैल्यू भी ज़्यादा हो रही है। जब दोनों वैल्यू ज़्यादा हो रही हो ना, इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसको तो आपने बिना सोचे बिना समझे ऐसे x ओवर 12.4 साथ ही इक्वल का साइन। सर इसके बारे में देखना होता है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो एक वैल्यू ज़्यादा होने से दूसरी वैल्यू भी पहले से ज़्यादा हो जाएगी, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, यानी दोनों ज़्यादा हों तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। डायरेक्ट मीन्स सीधा। तो किसी के घर में जाने का सीधा तरीका होता है नीचे से ऊपर, 16/10। ये सिर्फ बेटा आपको समझाने के लिए मैं बताता हूँ ये कि सीधा तरीका किसी के घर में, ताकि ना इस तरह से जहन में एक बात बैठ जाती है। अब इसमें देखें कि x की वैल्यू मालूम करनी है, x रह जाएगा इधर ही, ये वैल्यू इस तरफ डिवाइड हो रही है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये दूसरी तरफ जाके हो जाएगा 12.4। अब इनकी कैंसलेशन निकालें कि जितनी का आप कर सकते हैं। तो इसमें हम पहला एक स्टेप कर लेंगे कि ये डेसिमल ख़त्म करने के लिए ओवर 10 आ जाएगा। तो इन दोनों को भी कैंसलेशन ना करें, इसमें इन दोनों को 124 को 16 से आप मल्टीप्लाई कर लें, यह आ जाएगा 1984, और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 100 आ जाएगा। अब इसमें ये हो जाएगा कि जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे ना, तो 100 के 2 0 हैं, तो इसका डेसिमल 2 डिजिट यहाँ पे आ जाएगा, तो आ जाएगा 19.84। ये क्योंकि इसका जो आ रहा है, ये जो वैल्यू एक्स की है ना, ये केजी में है, केजी। तो जो केजी होती है ना, इसका डेसिमल के बाद 3 डिजिट होने चाहिए, ठीक है ना। तो एंड पे हम 0 लगा सकते हैं।
तो ये ऐसे आप लिख दें आंसर फिर भी ठीक है, नहीं तो जैसे बुक के पीछे लिखा हुआ है, जैसे हमने भी देखा था कि जो डेसिमल के इस तरफ होता है ये केजी होते हैं, इस तरफ होते हैं जो ग्राम होते हैं। ये ऊपर भी आपने देखा था ना, जो 12 थे ये डेसिमल के इस तरफ होता है, जो ग्राम्स होते हैं ये डेसिमल के इस तरफ होते हैं। तो ये जो ग्राम्स होते हैं इनको 3 डिजिट में इसका होना चाहिए आंसर, लेकिन यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे तो हमने तीसरा डिजिट 0 करके पूरा कर दिया। हम इसको ऐसे करके लिख देंगे 19 kg 840 ग्राम्स। इस तरह करके इसका आंसर आप लिख लेंगे। जो डेसिमल के इस तरह वाला होगा ये केजी होंगे और डेसिमल के इस तरह वाले होंगे ये ग्राम्स होंगे, लेकिन जो ग्राम्स होते हैं ये 3 डिजिट में होने चाहिए। तो आखिर में जो डिजिट है ना एक 0 करके हम पूरा कर लेंगे। तो अब इसमें भी जैसे है कि कॉस्ट ऑफ 16 क्विंटल ऑफ बीन्स इज़ फॉर 40,400 रुपीज़। हाउ मच विल 4 क्विंटल्स कॉस्ट। तो कॉस्ट इसमें बेटा मालूम करनी है, तो लेट रिक्वायर्ड कॉस्ट बी एक्स। अब जो चीज़ मालूम करनी होती है ना उसको लिख लें पहले। एक कॉस्ट है और दूसरा क्या है क्विंटल। क्विंटल क्या होते हैं, ये 100 kg जो होता है ना, 100 kg इक्वल टू 1 क्विंटल होता है। जिस तरह 12 चीज़ें होती हैं तो 1 दर्जन होता है ना, 1 डजन, दर्जन कह लें। इसी तरह ये भी होता है 100 kg हो तो अब इसमें कॉस्ट है 16 क्विंटल्स हैं और उसकी कॉस्ट है 4400। इस तरह 4 क्विंटल होंगे तो उसकी कॉस्ट क्या होगी ये हमने मालूम करना है। तो आप देखें कि इसमें ये तो मैंने बताया था ना, ये एक्स वाली वैल्यू को पहले हमने लेफ़्ट साइड पे लिखना होता है, इससे ज़रा हमें आसानी हो जाती है। एक्स ओवर ये हर क्वेश्चन में बिना सोचे, चाहे वो जौन सा मर्जी प्रपोर्शन हो, चाहे डायरेक्ट प्रपोर्शन हो, चाहे इन्वर्स प्रपोर्शन हो, एक्स ओवर ये और साथ ही इक्वल का साइन। अब यहाँ पे देखें कि क्विंटल अगर 16 थे तो उसकी जो कॉस्ट थी वो 40,000 समथिंग है। अगर क्विंटल पहले से कम हो गए, वज़न पहले से कम हम ले रहे हैं तो उसकी कॉस्ट भी पहले से कम हो जाएगी। यानी अगर एक वैल्यू पहले से कम हो रही है तो दूसरी वैल्यू पहले से कम हो रही है। ये एरो जो नीचे आ रहे हैं इसका मतलब कम हो रही हैं। अगर दोनों वैल्यू कम हो रही हो ना या दोनों ज़्यादा हो रही हो तो उनको बोलते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट मीन्स सीधा। तो किसी घर में जाने का सीधा तरीका होता है, हम नीचे से ही जो घर के बाद स्टेप होते हैं स्टेप से नीचे से ऊपर को चढ़ते हैं। यानी पहले 4 लिखेंगे फिर ओवर 16 लिखेंगे। तो अब इसमें एक्स रह जाएगा इधर ही और ये वैल्यू जो इस तरफ डिवाइड हो रही है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसका देखो ये आराम से कट रहा है, 4 1 दा 4 4 दा 4 से ये भी कट रहे हैं, 4 1 दा 4 1 दा 4 0 4 1 दा 4 0 और ये 0। तो ये बेटा आ गया 1 0 1 0 0। तो ये उसकी थी कॉस्ट, तो उसकी कॉस्ट आ गई, यानी कि या रुपीज़ साल लिख लें तो ये बेटा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन जो है 6 है, इफ़ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स, बॉक्स है जिसके अंदर टॉफ़ी हैं, इज़ डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन। इतने बच्चों में उनको डिवाइड किया गया उस पूरे बॉक्स को। दे विल गेट 5 स्वीट ईच, हर बच्चे को 5 आई हैं, ठीक है। हाउ मच ईच विल गेट इफ़ नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज़ रिड्यूस्ड बाय 4। अगर 24 की बजाय 4 बच्चे कम हो गए हैं, 4 बच्चे कम हो गए तो बाकी कितने रह जाएंगे, 20 रह जाएंगे ना। 20 में से 4 निकल गए तो बाकी 20 रह गए। तो फिर कह रहे हैं कि हाउ मच ईच विल गेट, तो हर एक को कितनी मिलेंगी। इसमें क्या मालूम करना है, स्वीट्स जो है ना वो मालूम करनी है, टॉफ़ियाँ कह लें, स्वीट्स मालूम करनी है। और दूसरी चीज़ में क्या है, चिल्ड्रन है। अब इसमें यही कह रहा है कि अगर चिल्ड्रन हो 24 तो हर एक को स्वीट्स आती हैं 5। अगर 24 की बजाय 4 कम हो जाएं उसमें से तो बाकी 4 कम हो के बाकी कितने रह जाएंगे, 20। यहाँ पे जो बच्चे मिस्टेक करते हैं ना वो इस 20 इसको इसमें से माइनस करने की बजाय वो लिख ही 4 देते हैं यहाँ पे। तो अगर 20 रह जाए यानी कि 4 कम हो गए, 20 में से अगर 4 कम हो गए बाकी 20 बचते हैं। अगर 20 कम हो गए तो फिर हर एक को कितनी कैंडीज़ आएंगी। अब इसमें देखें कि जब बॉक्स तो वही है, डब्बा वही है जिसके अंदर वो कैंडीज़ हैं, अगर वो 24 बच्चे हों तो 5 बन जाती हैं। बच्चे कम हो जाएं तो कैंडीज़ या जो भी टॉफ़ीज़ है स्वीट है वो पहले से क्या आएंगी, ज़्यादा आएंगी ना। बच्चे कम हो गए हैं तो आप बॉक्स वही है टॉफ़ीज़ वाला, तो पहले से बच्चे को ज़्यादा आएंगी। एक वैल्यू पहले से कम होने से दूसरी वैल्यू पहले से ज़्यादा हो जाएगी। इसको बोलते हैं इन्वर्स प्रपोर्शन। ये तो आंखें बंद करके लिखना ना ऐसे ही,
इनवर्स प्रपोर्शन, ये दोबारा से बताता हूँ। अगर पहली वैल्यू थी 24, यानी बच्चे 24 से थे तो 5-5 टॉफ़ियाँ सबको आई हैं। अब 24 की बजाय बच्चे रह गए हैं 20, डब्बा वही है, वही फुल है जिसके अंदर सारी टॉफ़ीज़ हैं। अब 20 बच्चे हैं तो वही डब्बे में से बच्चों को 5 से ज़्यादा टॉफ़ियाँ आएंगी, ये कम आएंगी। बच्चे क्योंकि कम हो गए, टॉफ़ियाँ उतनी थी जितनी पहले थी, ये पूरा बॉक्स ही है, तो बच्चे कम होने से हर बच्चे को टॉफ़ियाँ पहले से ज़्यादा मिलेंगी, पहले से ज़्यादा मिलेंगी। वो कितनी मिलेंगी वो बाद की बात है, वो हमने मालूम करना, लेकिन हमें अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चे कम होंगे तो ज़्यादा चीज़ आएगी। एक वैल्यू कम होने से दूसरी वैल्यू ज़्यादा हो रही हो ना, एक दोनों साइडों पे एक वैल्यू के कम होने से दूसरी वैल्यू ज़्यादा हो रही हो, यानी एक एरो नीचे को एक ऊपर को, एक दूसरे के उलट है, तो इसको बोलते हैं इनवर्स प्रपोर्शन। इनवर्स मीन उल्टा। तो किसी के घर में जाने का उल्टा तरीका कौन सा होता है? वही चोरों वाला तरीका कि द्वारें फलांग के ऊपर से नीचे को आते हैं, ठीक है ना। ये याद इसको याद करने के लिए ये हम ये कहते हैं, ये ना कहना कि सर चोर तो गेट तोड़ के आ जाएंगे, ऐसा नहीं कहना। ये एक याद रखने का तरीका है ना कि इसका उल्टा तरीका कौन सा होता है? ऊपर से नीचे को आते हैं, यानी पहले हम लिखेंगे 24/20। अब x की वैल्यू मालूम करनी है, x आ जाएगा इधर, ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए 5 1 दा 5, 5 4 दा 20। अब 4 के साथ ये 24, 6 4 1 दा 4, 6 दा, x = 6 बचा, 6/1, तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये 6 स्वीट्स आएंगी। जब बच्चे कम हो गए तो हर एक को 6 स्वीट्स आएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ 2 men take 10 days to cut a tree। 2 आदमी एक दरख्त को काटने में 10 दिन वो लगाते हैं। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक मैन है और दूसरा डेज़ है। हाउ मैनी डेज़ मालूम करने हैं। विल टेक 4 men टू डू द सेम जॉब। सेम जॉब का मतलब कि वही काम, यानी एक दरख्त काटने के लिए अगर 4 बंदे हों तो वो कितना टाइम लेंगे, कितने डेज़ लेंगे। तब इसमें देखें कि इसमें आ जाएगा रिक्वायर्ड डेज़ बी x। अब जो चीज़ मालूम करनी हो उसको लिख लें इधर x, और x कह दिया, या इधर आ जाएगा डेज़ मालूम करनी है ना, डेज़, और दूसरा आ जाएगा साइड पे मेंस। अगर 2 मेंस हों तो 10 डेज़, अगर 4 आदमी हों तो फिर कितने डेज़ वो हमने मालूम करने हैं। अब यहाँ पे देखें, कोई भी काम करना है, 2 आदमी हों तो वो 10 दिनों में यानी वही काम मुकम्मल करते हैं दरख्त काटने का। अगर 2 की बजाय 4 बंदे हो जाएं तो वो दरख्त पहले से जल्दी कट जाएगा या देर से कटेगा। अगर बंदे ज़्यादा हो जाएं तो वही पहले से जल्दी कट जाएगा, यानी दिन पहले से कम हो जाएंगे। इधर वैल्यू पहले से ज़्यादा हो गई है तो इधर वैल्यू पहले से कम हो जाएगी। एक वैल्यू ज़्यादा हो रही हो, एक कम हो रही हो ना, एक ज़्यादा और एक कम, इसको बोलते हैं इनवर्स प्रपोर्शन। इनवर्स मीन उल्टा। तो उल्टा मीन चोरों का तरीका, किसी के घर में जाने का उल्टा तरीका क्या होता है? ऊपर से नीचे आते हैं। ये x वाला जो होता है ना, इसको तो मैंने बताया ना, हर क्वेश्चन में बिना सोचे x/10 साथ ही इक्वल का साइन, तो ये 2/4। तो अब इसमें x की जो है इधर x की वैल्यू मालूम करनी है, x रह जाएगा इधर ही, ये 10 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 1 दा 2 2 दा, अब 2 से 10 कट जाएगा, 2 1 दा 2 5 दा, x = 5। तो 5 क्या आ जाएगा? x क्या था हमारा? डेज़ थे, तो x की वैल्यू डेज़, यानी 5 डेज़ में वो बंदे ज़्यादा हो गए हैं तो वो 5 डेज़ में वो दरख्त काट लेंगे। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन में है, इफ़ 1 person टेक 10 days टू पिक द एप्पल्स फ्रॉम अ गार्डन। एक गार्डन है, कोई बाग है जिसके अंदर से एप्पल्स, पिक का मतलब यहाँ पे उन्होंने उठाना वैसे होता है, अब इसमें तोड़ना कह लें कि उसमें कुछ ज़्यादा यानी कि बाग होगा, एप्पल्स का बाग होगा जिसके अंदर से वो एक बंदा 10 दिनों में वो एप्पल तोड़ता है या काटता है, ऐसे आप सोच लें अपने जहन में। एक बंदा हो तो 10 दिनों में वो करता है काम। हाउ मैनी डेज़ विल टेक 5 people। अगर एक बंदे की बजाय 5 people आ जाए, 5 बंदे वहाँ पे आ जाएं तो वही काम वो कितने दिनों में करेंगे? हाउ मैनी डेज़। तो इसमें डेज़ मालूम करने हैं, लेट रिक्वायर डेज़ भी x।
तो डेज जो चीज़ मालूम करनी होती है उसको लिख लें इधर लेफ़्ट साइड पे, और दूसरा है पीपल। पीपल अगर 1 पीपल हो तो वो 7 डेज़ में ऊपर था 10 डेज़ में। 1 पर्सन वो 10 डेज़ में पे करता है। अगर 5 पीपल्स हों तो वो उसको कितने डेज़ में करेंगे वो हमने मालूम करना है। हमें पता है ये तो आपने x वाली वैल्यू तो हर क्वेश्चन में बिना सोचा समझे x/10 साथ ही इक्वल का साइन। अगर एक आदमी कोई काम 10 दिनों में करता है, वही काम एक की बजाय 5 बंदे आ जाएँ तो वो काम पहले से जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ये दिन पहले से कम हो जाएंगे। इधर वैल्यू पहले से ज़्यादा होगी है तो दूसरी तरफ वैल्यू पहले से कम हो जाएगी। एक वैल्यू ज़्यादा होने से एक कम हो रही हो ना, एक तरफ एक वैल्यू ज़्यादा हो रही हो दूसरी तरफ कम हो रही हो, तो उसको बोलते हैं इन्वर्स प्रपोर्शन। इन्वर्स प्रपोर्शन मीन होता है उल्टा, उलट। तो उल्टा भी इसका एक तरीका होता है। एक तरीका जो मैंने जो इस लास्ट एक्सरसाइज में था हमारे सारे डायरेक्ट प्रपोर्शन, उसमें ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई था ना ऐसे, लेकिन अगर इन्वर्स प्रपोर्शन हो तो हम ऐसे स्ट्रेट शेड भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको इसके साथ इसको इसके साथ। लेकिन ये क्योंकि एक बेसिक इसका जो मेथड है ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी काम आएगा, इसलिए मैं इसका उल्टा तरीका भी, किसी के घर में जाने का उल्टा तरीका होता है ऊपर से नीचे आते हैं, इसी मेथड को फॉलो कर लें तो आपके लिए ये भी आसान रहेगा। 1/5। अब देखिए x की वैल्यू मालूम करनी है, x आ जाएगा इधर ही, ये 10 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 1 दा 5 2 दा 2 1 दा 2। अब x की वैल्यू 2 आ गई, यानी कि 2 डेज़। 2 डेज़ बेटा इसका आंसर आ गया। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ 1 पर्सन टेक 7 डेज टू क्लीन अ हाउस। इसमें जो हमारे मतलब की बात है ना वो यहाँ तक की है कि 1 पर्सन है वो 7 डेज लेता है सफाई करने में फ्राम बग्स। बग्स क्या होते हैं? कीड़े मकोड़े कह लें या कोई ख़ास किस्म का कीड़ा कह लें, जो तो फिर भी आपकी मर्ज़ी है। तो इसमें जैसे वो होती हैं दीमक होती है, या वो एक खटमल होते हैं, इस टाइप के कीड़े जो होते हैं ना वो। तो कह रहे कि एक बंदा 7 दिनों के अंदर वो घर सारा उनसे साफ़ कर देता है। हाउ मनी डेज विल टेक 7 पीपल टू टेक द क्लीन द हाउस फ्राम बग्स। तो अगर एक बंदे के बजाय 7 बंदे आ जाएं तो वो घर को साफ़ करने में कितने दिन लेंगे, तो ये हमने मालूम करना है। लेट रिक्वायर्ड डेज BX, या ऐसे करके X लिख लें फिर भी ठीक है। अब जो डेज़ हैं ये हमने मालूम करने हैं, तो ये लिख लें इस तरफ, और दूसरी तरफ लिख लेंगे हम पीपल लिखा उन्होंने, या मैन पर्सन लिखा हुआ है, पर्सन्स। अगर 1 पर्सन हो तो वो 7 डेज़ में साफ़ करता है, ये हमने देखा है अभी। अगर वो कह रहा है कि 7 बंदे आ जाएं तो फिर वो कितनी देर में साफ़ करेंगे, कितने दिनों में, वो हमने मालूम करना है। इसका तो आपने बिना सोचे समझे x/7 साथ ही इक्वल का साइन। पता है कि अगर एक बंदा हो तो 7 दिनों में वही काम करता है। अगर एक ही बजाय 7 बंदे आ जाए, बंदे पहले से ज़्यादा हो जाए तो पहले से जल्दी काम हो जाएगा, पहले से कम दिन लगेंगे। इधर वैल्यू पहले से ज़्यादा होने से दूसरी तरफ वैल्यू पहले से कम हो जाएगी। एक वैल्यू ज़्यादा होने से दूसरी वैल्यू कम हो जाए, एक वैल्यू ज़्यादा और दूसरी कम हो तो उसको बोलते हैं इन्वर्स प्रपोर्शन। इन्वर्स मीन उलट। तो किसी के घर में जाने का उल्ट तरीका क्या होता है, हम कह दिया चोरों के लिए तरीका होता है, ऊपर से नीचे को आते हैं द्वारें फलांग के, यानी 1/7। अब x की क्योंकि वैल्यू मालूम करनी है, x रह जाएगा इधर ही, ये 7 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 7 1 दा 7 1 दा 1 1 दा 1 आंसर आ गया, 1 डे। अगर 7 बंदे आ जाएंगे तो एक दिन में ही वो सारा काम कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करके भी बताइएगा। अगर कोई और एक्सरसाइज चाहिए हो जो कि स्कूल में जल्दी उसका कोई टेस्ट है, कोई ऐसा है, तो ज़रूर उसका भी कमेंट्स में बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।